हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। देखिए, सेल ऑर्गेनेल के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डायरेक्टर ऑफ द सेल। ठीक है, तो वो होता है आपका न्यूक्लियस। क्यों हम उसको डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम और जो बना होते हैं डीएनए से। और वही डीएनए से क्या होगा, मतलब कि हमारे बॉडी के जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होता है, जो भी कैरेक्टर्स होता है, वो सारे कंट्रोल होता है। ठीक है, ये तो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो ट्रांसफ़र होता है जीन, तो वही मतलब कि वो जीन ही ट्रांसफ़र होता है, दैट शुड बी फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है ना, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होता है। अब हम बात करेंगे इस न्यूक्लियस के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किए थे कि जो सेल ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसका दो मेम्ब्रेन पाया जाता है, उनमें से एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा आपका क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट। तो न्यूक्लियस क्या होता है? ये एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द यूकैरियोट्स। आपने शायद पढ़े होंगे, दो तरीके के सेल्स होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अच्छा होता क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी आपको जेनेटिक मैटेरियल देखने को मिलेगा। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जेनेटिक मैटेरियल देखने को मिलेगा, लेकिन उसको कवर करने के लिए कोई एक मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, वो नेकेड प्रेजेंट होता है। उनके साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे नेकेड पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, उनकी जो जेनेटिक मैटेरियल रहेगा, यानी कि जो डीएनए रहता है, उसको कवर करके एक लेयर पाया जाता है, यानी कि दो लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको हम न्यूक्लियस नाम दे देते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि न्यूक्लियस क्या होता है। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो सेल में पाया जाता है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि डायरेक्टर ऑफ द सेल। सो रेगुलेट ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किए। न्यूक्लियस की ऑकरेंस के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल आप देख रहे हो, सब में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। मतलब कि न्यूक्लियस बोलेंगे तो जेनेटिक मटेरियल रहेगा, उसके चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा एक्सेप्शन पाया जाता है, और एक्सेप्शन ही एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए। जो मैच्योर आरबीसी होता है, मामालियन आरबीसी, उसमें आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में आपको जैसे मैंने बताया कि उनका कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हम उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियस ना बोल के हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae के अंदर आपको देखने को मिलता है। ब्लू ग्रीन algae, यानी कि आप ऐसा, ये प्लांट नहीं है, algae नहीं है, ये एक बैक्टीरिया होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट टू फेजेस इन यूकैरियोटिक सेल, इंटरफेज न्यूक्लियस होता है और एक माइटोटिक न्यूक्लियस होता है। तो आइए हम समझते हैं कि इंटरफेज एंड माइटोटिक न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। जैसे कि जब भी आपने सेल साइकिल पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा दो चीज होता है सेल साइकिल के, कि इंटरफेज होता है जिसका 3 सब स्टेजेस होता है, G1, S एंड G2। ठीक है, अच्छा होता क्या है, आपने जैसे पढ़े हुए ना, सेल डिवीजन करेगा। जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनेगा, और हम उसको माइटोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है। पेरेंट सेल के पास जितने क्रोमोजोम रहेगा, जो नया डॉटर सेल से उनमें भी उतना क्रोमोजोम रहता है, इसलिए हम उसको इक्वेशनल सेल डिवीजन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, आप चाहते हो कि आपकी दो दोस्त है, ए दोस्त बी, आप चाहते हो कि ए को भी 100 देने के लिए, बी को भी 100 देने के लिए, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 200 करना पड़ेगा, तभी तो आप 100 दे पाओगे ना। सो ये जो 100 से 200 वाले जो जर्नी है, सफर है, वो आपकी इंटरफेज में होता है। आए ना बात समझ में? जितने भी कंटेंट है सेल के अंदर, कोई भी सेल डिवाइड करने से पहले इंटरफेज को गुजरता है, उसमें वो खुद का कंटेंट को डबल करता है, उसके बाद फिर डिवीजन होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इंटरफेज में 3 सबस्टेजेस होता है, और उनकी एक सबस्टेजेस होता है एस फेज, जिसको हम सिंथेटिक फेज कहते हैं, और उस फेज में डीएनए सिंथेसिस होगा। समझ में आ रहा है ना? नॉर्मली होता क्या है, हमारे सेल के अंदर इस तरीके से डीएनए पाया जाता है। यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो हमारे केस में 2.2 मीटर, समझ रहे हो, इतने लंबे डीएनए है। 2.2 मीटर मतलब कि आपकी सालवार की कपड़ा होता है, या शार्ट को सिलाई करने के लिए दर्जी के पास जितने लंबे होता है ना, इतने लंबे डीएनए है। इतने लंबे डीएनए को आप सेल, फिर सेल की न्यूक्लियस के अंदर, जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, आपको नेकड़ आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे रखोगे? तो इसलिए एक बेसिक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन की चारों तरफ हमको क्या करना है, डीएनए को लिपटाना है इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है ना। जैसे जो सुई आता है मून कंपनी का, हम चारों तरफ उसमें मतलब कि एक व्हाइट कलर की पेपर की ट्यूब जैसे रहता है, उसके चारों तरफ हमने वही धागे को लिपटाया है, तो इस तरीके से ये रहता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमाटिन। कोई यदि आपको पूछेगा कि क्रोमाटिन क्या होता है, बस सिंपल से डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैपिंग हो रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे, क्रोमाटिन। वही फिर क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे ये और ज्यादा कम्पैक्ट हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए ये हिस्टोन प्रोटीन है और उसके चारों तरफ दो इस तरीके से एक राउंड बन गया है ना, इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम, इस तरीके से 6 न्यूक्लियोसोम्स, फिर और एक हिस्टोन प्रोटीन है, मैं आपको आगे बताऊंगी डिटेल्स में, उसके बारे में हम बात करेंगे। 6 न्यूक्लियोसोम मिलके न्यूक्लियोइड, मतलब इस तरीके से और कंडेंस्ड जो होता रहता है, हम उसको बोलते हैं क्रोमोजोम। तो बस क्रोमोजोम और कुछ नहीं है, दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा होता क्या है, देखिए नॉर्मली ऐसे सेल के अंदर इस तरीके से क्रोमोजोम होता है और उसके अंदर एक डीएनए आप मान सकते हो। जब भी वो एस फेज को क्रॉस करेगा, उसके अंदर जो क्रोमाटिन कंटेंट है, यानी कि डीएनए डबल हो रहा है इस फेज में, तो इसलिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो सेल के अंदर आपको दो तरीके के क्या मिल रहा है, स्ट्रक्चर, मतलब कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, और एस फेज को क्रॉस करने के बाद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो जब भी आपको ये जो 4 आर्म वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये आपकी मेटाफेज की क्रोमोजोम होता है। मेटाफेज यानी कि सेल डिवीजन की टाइम की बात हो रहा है। ये एक नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर आपको इस चीज़ें देखने को मिलेगा, यानी कि जितने डीएनए है उतने ही क्रोमाटिन या मतलब कि जितने क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम नंबर को डिनोट करता है, ये आपका डीएनए यानी कि क्रोमाटिन को डिनोट करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेटाफेज में क्या होता है, यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर उतना ही रहेगा, लेकिन क्रोमाटिन डबल हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे उसके बारे में कि आपको दो फेज की इस टाइप की भी शो हो रहा होगा, इस टाइप के भी। कंफ्यूज मत हुई, सेल डिवीजन के टाइम पे ये दिखने को मिलेगा, नॉर्मली ऐसे दिखने को मिलता है बस। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे न्यूक्लियस की नंबर। जनरली से एक सेल के अंदर जनरली एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ कुछ मतलब कि एक्सेप्शन केस रहेगा। और क्या होता है, देखिए ए न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस ही एब्सेंट होता है, आपकी क्या हो गया, आरबीसी हो गया। यूनि न्यूक्लिएटेड, जनरली यूकैरियोटिक सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है। कभी कभी जो बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज हो जाएगा, आपने पारामेसियम यहाँ फिगर पे देखिए, एक उनका माक्रो न्यूक्लियस होता है, यानी कि बड़ा सा न्यूक्लियस एक होता है, एक माक्रो, और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, एंड माक्रो न्यूक्लियस जो बॉडी फंक्शंस के लिए उनका सारे काम होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस जैसे कि होता है, आपने आस्कारिस की जो स्किन्स होता है, मतलब कि उनकी जो एपिडर्मिस होता है ना, उसमें आपको सिंसाइटियल कंडीशंस देखने को मिलेगा। याद रखिए सिंसाइटियम की मतलब क्या है, समझिए। मतलब कि मान लीजिए एक सेल्स के अंदर यदि आपको ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, तो इस केस को हम सिंसाइटियम बोलते हैं। आस्कारिस की एपिडर्मियल सेल्स के अंदर आपको सिंसाइटियल सेल्स देखने को मिलता है। ये आपको इन्वर्टिब्रेट के दौरान एमसीक्यू भी पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंसाइटियल सेल्स हैव द मल्टीपल न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। सिंपल एपिथेलियल सेल्स, आस्कारिस स्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं, उसमें आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा फिर बात करेंगे शेप। उनकी शेप मोर और लेस स्पेरिकल होता है, स्पीयर जैसे, फुटबॉल जैसे ना, इस तरीके से होता है। अच्छा, जो न्यूट्रोफिल होते हैं, डब्ल्यूबीसी की टाइप्स आपने पढ़े होंगे, यूसिनोफिल, बासोफिल, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है वहाँ पर ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर जैसे रहेगा, ये एक लफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, फिर इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है ट्राइलोब। किडनी शेप आपका पारामेसियम के अंदर किडनी शेप होता है, किडनी जो बीन्स होता है ना, बीन्स इस तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से उनकी शेप भी अलग होता है। फिर हम बात करेंगे, एक बात होता है कि सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होगा, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ठीक है ना, जैसे कि आपने पढ़े होंगे सेल रहा है, ये उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, अच्छा उसके अंदर जो फ्लूइड है न्यूक्लियस के अंदर, हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, अच्छा साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा सो होता क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, मतलब कि न्यूक्लियस की कंट्रोल में ये चीज़ें रहना जरूरी है, साइटोप्लाज्म जो है उसकी कंट्रोल में रहना जरूरी है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल है, किसको प्रोटीन की जरूरत है, इमीडिएटली, मतलब कि छोटा सेल रहेगा, इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन जाएगा तो तुरंत बना लेगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। लेकिन मान लीजिए एक बड़ा सा एरिया हो गया, जैसे कि आपने सुना होगा
अंग्रेजी लोग जो थे ना, उड़ीसा एंड कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल है, वो पहले वो एक था, उसको उन्होंने मतलब कि दो अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया। अभी तो हाल ही में झारखंड वगैरह वो भी अलग हो गया। तो क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक सीएम है, इतना बड़ा एरिया है, चीफ मिनिस्टर एक रहेंगे, तो उनकी जो पेरिफेरल जोन रहेगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंगा बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो वो लोग उस टाइम पे इसलिए दो सीएम बनेंगे, इधर यहाँ, ये भी कंट्रोल कर लेगा इस हिस्सा को, वो भी इस हिस्सा को कंट्रोल कर लेगा। तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, ताकि सेल के अंदर जो सारे मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहा है वो अच्छे से चल सके। ठीक है। अच्छा, तो इसलिए न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो की मतलब कि इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। फार्मूला एक्सप्लेन जो रहता है कि कैसे आप निकालोगे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ द सेल, ये बराबर रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। एक न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेगा, एक तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहेगा। दूसरा चीज होता है क्या, उसके अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है, हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर उसके अंदर एक होता है क्या, आपका क्रोमाटिन, ऐसे क्रोमाटिन। ठीक है। यदि सेल डिवीजन फेज में है आप क्रोमोजोम लिखोगे, यदि नॉन डिवाइडिंग सेल्स की हम बात कर रहे हैं तो क्रोमाटिन आप लिख सकते हो। ठीक है। और उसके अलावा और एक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले उनकी एनवेलप के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि उनकी जो एनवेलप होता है ये तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहेगा, और उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है, यानी कि यदि आपको पूछा जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही उनकी आउटर मेम्ब्रेन बना हुई है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, कुछ राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट किए हैं, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जरूर देख कर लीजिए। यदि रहेगा हम उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर होता क्या है, यहाँ पे यदि आप बात करोगे उनकी जो साइटोप्लाज्म्स होते हैं, मतलब कि उसमें आपको बीच बीच में मान लीजिए यहाँ पर उनकी रहा है कुछ ओपनिंग पाया जाता है, न्यूक्लियर ओपनिंग कुछ पाया जाता है इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर ये ओपनिंग होता है, पोर होता है। तो ये पोर की काम क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए साइटोप्लाज्म्स रहा है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा। ठीक है। आरएनए फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म्स को आता है, क्योंकि राइबोसोम्स तो साइटोप्लाज्म में होता है प्रोटीन बनाने के लिए, चीज़ें ट्रांसपोर्टेशंस के लिए। फिर मान लीजिए उसके अंदर कुछ प्रोटीन की जरूरत हो गया न्यूक्लियस के अंदर, तो यहाँ से भी वो न्यूक्लियर पोर की थ्रू जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बीच में जो स्पेस होता है पेरिन्यूक्लियर स्पेस हम उसको कहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो देखिए उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ए डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। आपको मैं बहुत सारे क्लास में ये चीज बता रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड था, यहाँ पर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, छेद पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में एकदम स्मूथ मेम्ब्रेन होता है। बोथ मेम्ब्रेन आर पेरिन्यू, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है हम उसको पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पेरिन्यूक्लियर स्पेस हो गया। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टोकैरियोटा, मतलब कि बाहर होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एंडोकैरियोटा। तो राइबोसोम्स आर एब्सेंट, सो दिस लेयर इज स्मूथ। बाहर की जो लेयर होता है यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी बात हो रहा है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। फिगर पे जैसे देख सकते हो आपने, इस तरीके से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में छेद होता है। उस स्ट्रक्चर को भी अच्छे से देखिए, ये एक सिलिंड्रिकल शेप रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पर बहुत मतलब कि जीटीपी के मदद से, याद रखिए जीटीपी के मदद से यहाँ पर जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एनर्जी के इस्तेमाल होता है जीटीपी के वजह से। रैन जीटीपी बहुत सारे प्रोटीन भी यूज होते हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर पोर, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इनर न्यूक्लियोप्लाज्म एनुलस, एनुलस फॉर्म द माइक्रोट्यूबुल्स। और क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म्स। जो न्यूक्लियस के अंदर यदि आपने देखोगे आपको इस तरीके से न्यूक्लियर लैमिनी नजर आएगा। न्यूक्लियर लैमिनी क्या होता है, देखिए ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना हुआ है। इंटरमीडिएट फिलामेंट आपने बात किए थे हमने किसके बारे में, साइटोस्केलेटन के बारे में। 3 तरीके के साइटोस्केलेटन था, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो न्यूक्लियर लैमिनी होता है वो आपको न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि उसके अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर
आपको देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल इस एरिया में होता है। जैसे साइटोस्केलेटन की क्या हो गया, वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसको शेप देगा। यहाँ पे होता है न्यूक्लियर लैमेनी। न्यूक्लियर लैमेनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी सेल डिवीजन होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर लैमेनी जो होता है प्रेजेंट रहता है। इस वजह से दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा। ठीक है, अब जब सेल डिवीजन हम देखेंगे वहां पर चीजें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रोफेज में सेल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है डिसअपियर हो जाता है, फिर आपके जब भी सेल डिवीजन कंप्लीट होगा यानी कि टेलोफेज के दौरान फिर रीअपियर हो जाएगा। तो न्यूक्लियर प्लाज्म जो होता है सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रहेगा, उसके अंदर प्रोटीन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। उसको कवर करके तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। फिर बात करेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या होता है उसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताई कि इस तरीके से आपको क्या है, बिट्स मतलब कि मोती की जैसे माला होता है, डीएनए इस तरीके से होता है, समझ रहे हो ना, जो क्रोमाटिन हम जिसको कहते हैं। उनमें से कुछ ऐसा एरिया होता है, मतलब कि मान लीजिए ये पैकेजिंग होगा इस तरीके से, ये क्रोमाटिन, ठीक है, इस तरीके से ये उसके अंदर पैकेजिंग हुआ है, कुछ ऐसे उलझा हुआ स्ट्रक्चर रहेगा, वो ये हाईली डेंस्ड है और जो कि आरएनए बनाने में हेल्प करेगा। तो ये जो डेंस, जब भी अपने कोई भी न्यूक्लियस को डाई की मदद से कलरिंग करने के लिए कोशिश करोगे, इस वाला एरिया क्या होता है, ये हाईली कलरिंग आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। आपने न्यूक्लियोलस क्या समझोगे, मतलब कि यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, जो कि ऐसा एरिया होता है क्रोमाटिन का जो कि स्पेसिफाइड होता है सिर्फ और सिर्फ आरएनए बनाने के लिए। आपको पता है आरएनए आपकी राइबोसोम की हिस्सा होता है, मतलब कि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म्स जो होता है कुछ इस तरीके से, न्यूक्लियोलस जो होता है कुछ इस तरीके से चीज होता है आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए डिस्कवर्ड, उसका फंटाना डिस्कवर किए थे न्यूक्लियोलस सीन इन द इंटरफेस स्टेज। ये इंटरफेस स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे जो क्रोमाटिन के बारे में। जैसे देखिए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, क्रोमाटिन जो कि डीएनए एंड प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, जैसे हमने बात किए थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमाटिन जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमाटिन रेटिकुलम, उसको अपने बेसिक डाई से कलरिंग कर सकते हो। न्यूक्लियर का केमिकल कंपोजिशन आपको डीएनए भी देखने को मिलेगा, आरएनए, प्रोटीन, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एंजाइम, लिपिड, फॉस्फेट, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। फंक्शंस की बात करेंगे कि न्यूक्लियस की फंक्शंस क्या होता है, यहाँ पर आपको मेटाबॉलिज्म प्रोसेस देखने को मिलता है। ठीक है, क्रोमोजोम यहाँ पर रहेगा, सेल की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहा है। स्टोरेज कंपोनेंट बना रहा है। न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए यहाँ पर होता है। देखिए अदर स्ट्रक्चर जो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और एक होता है कि काजल बॉडी, पीएमएल बॉडी एंड स्पेकल्स। काजल बॉडी जो होता है ये स्मॉल राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। स्मॉल राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन जो होता है ये आपकी स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है। पीएमएल बॉडी जो होता है कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बनाएंगे। ट्रांसक्रिप्शनल का मतलब है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रहा है और उस प्रोसेस को हम तो ट्रांसक्रिप्शन बोल रही हैं। तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बनाने के लिए पीएमएल बॉडी पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ये दूसरा कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर होता है। और एक होता है स्पेकल्स जो कि स्टोरेज साइट ऑफ द स्प्लाइसिंग कंपाउंड। स्प्लाइसिंग क्या होता है, जो आरएनए बनेगा, जो न्यूली फॉर्म आरएनए बनता है, हम उसको बनते हैं एचएनआरएनए। उस एचएनआरएनए की सारे के सारे एरिया जो होता है वो उससे प्रोटीन नहीं बनेगा। उनके कुछ कोडिंग पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन 1 मान लीजिए, एक्सॉन 2, एक्सॉन प्रोटीन नहीं बनने वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोन। तो होता क्या है, स्प्लाइसिंग एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां पर आपको एक्सॉन को ज्वाइंट करना है और इंट्रोन को रिमूव करना है ना, रिमूवल ऑफ इंट्रोन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म्स में आपका स्पेकल से कुछ कंपाउंड जो भी रिक्वायरमेंट होता है वहीं से ही जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये था उनकी फंक्शंस। आएगा, आई होप आपको न्यूक्लियस के बारे में चीजें समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।